सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम 10 MCQ पर चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो यूपीएससी प्री 2022 और न्यू एस्पिरेंट दोनों के लिए ही लाभदायक होगा कि किस प्रकार हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना चाहिए। कई बार ये होता है कि हमने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है लेकिन उसके बावजूद भी हम MCQ गलत कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से हम अच्छा तरीका सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक से जरूर करना और क्वेश्चन लेते हैं। ये 2017 का जीएस का पेपर है और टेलीग्राम पर 2015 से लेकर 20 तक की आंसर की और क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पे सेंड किया, आप जरूर देख लेना। आपके काम के ऑफिशियल आंसर की ही मैंने वहाँ पे सेंड किए। तो यहाँ पे 47 सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ो आराम से और क्वेश्चन अटेम्प्ट लो मेरे साथ में, और फिर देखना आपका आंसर सही होता है कि नहीं होता। आप कमेंट करके भी बताया करो कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। आपको ये देखना है राइट और ड्यूटीज के बीच में कौन सा संबंध है। तो इसमें सबसे पहला आप पढ़ना आराम से कि अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। तो यदि हम थोड़ा सा तुलना करें अधिकार और कर्तव्यों की, तो आपको लगता है ना, कभी कभी हम ऐसा सुनते भी हैं और कहते भी हैं कि बिना कर्तव्य के अधिकार कैसे मिल सकते हैं। ये डायलॉग आपने सुना होगा। तो इसके हिसाब से ये सही हो भी सकता है, लेकिन एक बार आगे के स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एलिमिनेशन से आंसर निकाल के लाएंगे। ठीक है, अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। तो ऐसा नहीं है, मतलब व्यक्ति से ही समाज बनता है। तो हम कह सकते हैं जैसे अधिकार सामूहिक भी तो होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं जो सामूहिक रूप से मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य। तो यदि कर्तव्य नहीं होंगे, आप एक बात सोचो, कर्तव्य क्या है? नैतिक, एक तरह से आप कह सकते हो नैतिक आदेश है या नैतिक चीजें हैं इसमें कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो यदि कर्तव्य नहीं होंगे तो फिर अधिकार कैसे मिलेंगे? जैसे हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उसमें लिखा है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें इन्वायरमेंट की रक्षा करनी चाहिए, या कई बार हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखी है जिसमें शिक्षा का अधिकार वाला मामला बनता है, वहाँ पे ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा लगता है ना कि दोनों एक दूसरे से संबंध है। यदि आप मूल कर्तव्य और कर्तव्य को जब देखते हो तो दोनों एक दूसरे के साथ संबंधित है, दोनों बिल्कुल इनका संबंध ऐसा देखने को मिलेगा। तो वो ऑप्शन हमें चूज करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके अलावा राज्य की स्थायित्व के लिए कर्तव्य है न कि अधिकार, ये तो वैसे भी गलत हो गया। राज्य की स्थायित्व के लिए कर्तव्य ऐसा कुछ है नहीं। तो ऑप्शन पहले भी हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे, तो ये लगा ना कि दोनों का संबंध तो है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब हमारी थ्योरी जो काम कर जाएगी, जो आपने सुनी थी कि बिना कर्तव्य के अधिकार नहीं। यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हो, अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते हो, तो कहीं ना कहीं दूसरे के अधिकारों को उल्लंघन कर रहे हो आप। तो इसका मतलब साफ साफ क्या है कि दोनों का एक दूसरे के साथ जुड़ाव है, अलग अलग नहीं हो सकते, ये दोनों का संबंध है इनका कुछ न कुछ। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस एंगल से करना, हर साल एक क्वेश्चन पॉलिटी का ऐसा आएगा जो आपको लगेगा कि आपने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी थिंकिंग के साथ में ऐसा करने की कोशिश करना चाहिए। आपको पूरा उसमें नॉलेज नहीं हो, लेकिन थोड़ा थिंकिंग करोगे तो आंसर बन जाएगा। देखते हैं आंसर क्या है 47 में। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। तो 48 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना कि भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। चारों ऑप्शन आप आराम से पढ़ो। जैसे इसमें प्रस्तावना यानी उद्देशिका, यहाँ पे मूल अधिकार, राज्य के नीति नेतृत्व और मूल कर्तव्य। एक बात देखना, ये तीनों जैसे हम इनकी बात करें, मूल अधिकार, राज्य के नीति नेतृत्व और मूल कर्तव्य, ये लगभग सब सेम चीजें हैं। कि इसमें भी तो, इन सब चीजों में भी तो कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं का क्या होता है, मत हमें दिखाई देता है। लेकिन एक चीज बढ़िया है ना कि जैसे आप प्रस्तावना की बात करते हो, तो आपने प्रस्तावना में देखा होगा, प्रस्तावना में तो पूरे संविधान का सार है। तो सार है तो फिर क्या है, संविधान निर्माताओं का इसमें क्या है, इसमें ही प्रतिबिंबित होता है। ये बहुत आसान है, मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट गलत कर देते हैं, या तो थोड़ा सा थिंकिंग नहीं करते, चीज़ों को समझते नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आराम से आप अटेम्प्ट लिया करो, या थिंकिंग कर सकते हो थोड़ा सा। और मेरा काम ये है कि मैं आपको थिंकिंग करना ही सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले दोस्तों, आपके कमेंट का मैं जवाब देना चाहूंगा। बहुत सारे न्यू एस्पिरेंट ये पूछते हैं कि प्रीलिम्स का कौन सा सोल पेपर आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप दिशा पब्लिकेशन का देख सकते हो, मेरे पास ये है, बहुत ही शानदार है। और इसके अंदर 27 ईयर के आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन और उनका आंसर मिल जाएगा। इस किताब में एक और अच्छी चीज देखने को मिली कि इसमें सबसे पहले प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी है, साथ में मेंस की भी आपको स्ट्रेटेजी देखने को मिल जाएगी। और इनके राइटर मृणाल सर को तो आप जरूर जानते होंगे। जैसे यदि हम शुरू में इनका कंटेंट देखें, और ये वैसे दोनों लैंग्वेज में आती है, आपके लिए अच्छी बात है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। और इसके अंदर जैसे शुरू के अंदर पूरी तरीके से स्ट्रेटेजी बताई गई है कि प्रीलिम्स में किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सारणी बना के इसको आप थोड़ा समझ सकते हो। न्यू एस्पिरेंट के लिए जरूरी होता है कि आप तैयारी करने से पहले ये जानो कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में कैसे पूछे जाते हैं। तो इस किताब में दोनों चीजें शामिल की गई है। इसके अलावा
जैसे इसमें क्वेश्चन पेपर का आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा, और इसमें साथ में ये भी ऐड किया गया है कि कौन से क्वेश्चन किस रिसोर्स से पूछे गए हैं। इसमें आपके लिए काफ़ी हेल्प मिल जाएगी पढ़ने में। तो आप एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत अच्छे से। और जैसे लास्ट में हम जाएँ तो मेंस का अच्छा इसमें सीसेट की भी आराम से आपको जो क्वेश्चन चाहिए उनका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। और लास्ट में जैसे मेंस के टॉपिक भी आपको इसमें मिलेंगे, जैसे मेंस में किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, एसआरआईटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी इसमें दिया गया है, स्ट्रेटेजी भी इसमें दी गई है। तो मेरे हिसाब से इनको देख सकते हो। इस किताब को यदि आपको परचेज करना हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, आराम से इसको आप पढ़ के अटेम्प्ट लेने की कोशिश करना। और जैसे इसमें ये क्वेश्चन ऐसे है इसमें कि हमें ये पता होना चाहिए कि कोट्टयम कहाँ पे या कोट्टायम कहाँ पे है। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से तय करते हो तो आपको मूल स्थान याद उसको भी शामिल करना है जहाँ से यात्रा तय की गई है, और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे इसमें आपको ये पता होना चाहिए था कि कोट्टयम कहाँ पे है, लेकिन ये नहीं भी बताओ थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि यार ये शायद तो इंडिया के किसी राज्य का कुछ शहर होगा और किसी न किसी चीज़ को लेकर चर्चा में जरूर रहा होगा। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट लेता तो कैसे अटेम्प्ट लेता, इसको कोशिश करता हल करने की, छोड़ता नहीं, एक बार कोशिश जरूर करता मैं। जैसे हम एक बार इंडिया का एक रफली मैप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चलो यहाँ पे बना लेते हैं कि इंडिया का एक मैप बनाने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पे आप रियल एग्जाम में भी ये काम कर सकते हो कि जैसे वहाँ पे आप रफली मैप बना सकते हो, विशेषकर ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन ध्यान रखना, मैप बनाने की कोशिश करना। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैप बनाता हूँ ऐसे ही, ठीक है, ऐसे जल्दबाजी में मैप बनाया गया, आराम से, सुंदर बनाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि टाइम नहीं होगा आपके पास वहाँ पे। तो मुझे ये पता है कि कोहिमा कहाँ है, नागालैंड में, ठीक है। तो एक राज्य हमारा काउंट हो गया नागालैंड। नागालैंड से आने का रास्ता कौन सा है, असम के रास्ते आएगा, 2 ये हो गया। उसके बाद में पश्चिम बंगाल जरूर आएगा, 3, ऐसे ही आप वहाँ करना 3। फिर हमें उड़ीसा आना है, सबसे शॉर्ट रास्ता देखना है कम से कम वाला, उड़ीसा आ गया 4, ठीक है। उड़ीसा के बाद में हमें आना है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश पास में ही एकदम, 5वां हो गया आंध्र प्रदेश। अब देखो इसमें 5 तो ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब आंध्र प्रदेश तक हम आ चुके हैं। तो एक या 2 राज्य हो सकते हैं इसमें, तो कम से कम 50 हो सकता है हमारे पास। कि जैसे यदि हम ये माने, यहाँ पे आप मान के चलो आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तेलंगाना ऊपर रह गया, उसको छोड़ दो एक बार, आंध्र प्रदेश इस तरफ है, आंध्र प्रदेश के बाद में कर्नाटक यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, केरल और तमिलनाडु आ गया मान लो, ठीक है। सही आप नहीं जानते नक्शा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोशिश करना, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के बाद में या तो ये कोट्टयम कहाँ पे हो सकता है, यदि आपको नहीं मालूम हो तो या तो ये हो सकता है तमिलनाडु में, ठीक है, या आप में से बहुतों को पता हो तो फिर हम केरल जा सकते हैं सीधा, ठीक है। तो 5 तो हम आ गए थे कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, 6वां आ गया था तमिलनाडु, और 7वां आ गया क्या, आपका केरल। तो 7 राज्य ऐसे आ रहे हैं। तो ऐसे मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि ताकि आप थोड़े अटेम्प्ट लेने की कोशिश करो। वैसे इसमें ये दिक्कत करेगा कि कोट्टयम पता होना चाहिए आपको कहाँ पे है, तो कोट्टयम केरल में आपको पता होगा तो आराम से इसको कर सकते हो। ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए थे, एक बार पूछा गया था कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली से सीधा, मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली से बेंगलोर वाला, आपको याद हो तो ज्योग्राफी में। तो उसके अंदर भी आप ये बना लिया करो, अक्षांश देशांतर बना के आराम से इसको कर सकते हो। तो इसमें आंसर क्या आएगा, 7 आंसर आएगा कि ये 7 राज्य से होकर गुजरेगा। थोड़ी सी मैपिंग प्रैक्टिस कर लेना। आप अभी जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टेस्ट करें तो उसमें ये तरीका अपनाना, उससे फायदा होगा आपको, ठीक है। बी आंसर 49 में एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, बी आंसर है। दोस्तों जैसे आजकल ये वीडियो मैं कम ही ला रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि मेरे पास भी उतना टाइम बचा नहीं है, आपके साथ मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, तो इन वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 1 घंटा लगता है इसको बनाने में, इसलिए बना नहीं पाता हूँ इनको, ठीक है। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो आप सीख चुके हो, कम से कम 10-12 वीडियो पहले भी आ चुके हैं, वो आप आराम से सीख गए हो, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसको लेकर ये टेंशन मत लेना कि मैं वीडियो क्यों नहीं ला रहा हूँ, तो आगे वीडियो कम ही देखने को मिलेगी, ज़्यादा इससे आशा मत करना कि मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करा पाऊंगा। क्योंकि यार एक चीज़ है, मैं रटाना नहीं सिखा रहा हूँ आपको, जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे हम एक क्वेश्चन इसमें बीच में अटेम्प्ट लेते हैं, ठीक है, 54 का अटेम्प्ट लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, और इस बार देखना दोस्तों, ऐसे एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हम पहले से ही आंकलन कर सकते हैं। कैसे मिलेंगे अभी हम थोड़ा ट्राई करते हैं, आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की, भूमध्य सागर से निम्न से किन देशों की सीमा लगती है। अब आपको इसका भी थोड़ा बहुत पता तो होना चाहिए यार कि भूमध्य सागर कहाँ पे है, ठीक है। हम थोड़ा सा करते हैं इसको, इधर अफ्रीका बनाया, इधर यूरोप है, और यहाँ पे भूमध्य सागर बन जाएगा, ठीक है।
भूमध्य सागर बन गया ना यहाँ पे, तो ये हमें पता है कि कौन से देश कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम जॉर्डन की बात करते हैं। तो जॉर्डन कहाँ पे, इजराइल के पास में इधर है ना, तो ये भूमध्य सागर से नहीं लग रहा है जॉर्डन, इसको निकाल देते हैं। इराक भी इधर अंदर की साइड में, इराक भी कट गया। इराक को लेकर तो आप श्योर हो ना कि इसका भूमध्य सागर के साथ नहीं लगेगा, तो जहाँ पे दो कम से कम उनको तो निकाल दो। आपका 50-50 रेंज वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब सीरिया सब जानते हैं, सीरिया कहाँ पे, सीरिया की सीमा लगती है इसके साथ, 4 वाला क्या है, श्योर है। वैसे ये 2 ऑप्शन बच के आपके पास, इराक को देख के ये तो काट दिया आपने, तो कम से कम सीरिया को तो आप लेकर श्योर हो एकदम, ठीक है। और अभी हम यदि जॉर्डन को निकाल दें तो भी आप श्योर हो जाओगे फिर। कैसे कि जॉर्डन तो इजराइल के इस तरफ है ना, सऊदी अरब के ऊपर की तरफ देखना आप, जॉर्डन तो इस तरफ है, तो श्योर हम इसको लेकर श्योर हैं कि जॉर्डन भी नहीं होगा इसमें। तो आंसर हमारा क्या निकल के आ रहा है, सी आंसर निकल के आ रहा है। तो ये कैसे हेल्प करेगा, ये मैंने तुरंत ऐसा क्यों बनाया, मैं एग्जाम में भी ऐसा करता हूँ कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिखा तो हम थोड़ा सा सही कर पाएंगे यदि थोड़ी सी मैपिंग जानते हो। क्योंकि आपने मेरे मॉडल आंसर में भी देखा होगा कि मैं जीएस के उत्तरों में कितने मैपिंग यूज में लेता हूँ, और यही कारण है कि यार मेंस में जीएस में मेरे हिंदी माध्यम में भी अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो इसका फर्क पड़ता है कि आप मैपिंग दोनों जगह यूज में लो, प्रीलिम्स में भी आप मैपिंग सही करके जाओ और मेंस में भी इसको यूज में लो। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 54 में सी आंसर है। तो ये तरीका अपनाना, मेरे हिसाब से ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। अच्छा, इस बार कैसा क्वेश्चन आ सकता है, हम पहले से इसको आकलन कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस बार आपको पता हो कि जैसे यहाँ पे ऊपर काला सागर है, ठीक है। इस बार काला सागर को लेकर बहुत ज़्यादा मामला बना है, क्योंकि काला सागर के ऊपर कौन है, यूक्रेन है, ठीक है। यूक्रेन है, यहाँ पे ओजोव सागर है, और यहाँ पे रूस है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि यूक्रेन से किन किन देशों की सीमा लग रही है, ये जरूर देखना है। जैसे यहाँ पे रूस हो गया, और इस तरफ दक्षिण में काला सागर हो गया, और इधर कौन आएगा, यूक्रेन के मालदो आ गया, ठीक है। बाकी और भी जो भी देश आप एक बार मैप में जरूर चेक लेना, रोमानिया वगैरह जो देश है, पोलैंड, रोमानिया कहाँ पे है। काला सागर की भी किन देशों की सीमा मिलती है, यूक्रेन की लगती है, रूस की लगती है, इधर कौन सा, रोमानिया, शायद रोमानिया होगा, कौन कौन सी वहां जलसंधि है, ये काम आपका है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं तो आराम से बता सकता हूँ, मुझे तो पता है, लेकिन यदि आप ये होमवर्क करके नहीं जाओगे ना, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं ले सकते। क्योंकि मैपिंग के क्वेश्चन आसान तभी होंगे जब आप अपने हाथ से एक बार मैपिंग कर लोगे ना। वैसे भी यूपीएससी एस्पिरेंट की दीवार पर मैप तो चिपका रहता है, तो आप इसको अभी कर लो। जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहे हो ना, अभी आप सामने से इसको अटेम्प्ट ले लो, ठीक है। ये जरूर आशा करूंगा आपसे कि आप जरूर ये मैपिंग वाला काम करोगे, जो भी मैंने होमवर्क दिया आपको। आज का होमवर्क आपका ये है पक्का। आज इसमें यदि आपको ये क्वेश्चन सही करना है एग्जाम में, रियल एग्जाम में, तो आज ये कर लेना, उधर पूरा देख लेना, काला सागर, अजोव सागर, यूक्रेन की कौन सी सीमा में लग रही है, वहाँ पे कौन कौन से देश आपस में उनकी सीमाएं लगती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पक्का आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें भी एलिमिनेशन टेक्निक लगेगी, और आराम से इसको आप अटेम्प्ट ले सकते हो। जैसे ऑप्शन पढ़ना आप कि भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान पढ़ना, लोकसभा की बात कर रहा है और नामांकन की बात कर रहा है। तो निवास तो यार कोई भी करता है, विदेशी लोग भी निवास करते हैं, तो ये नहीं हो सकता। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है, वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। एक बार इसको छोड़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, दाखिल किया जा सकता है। ये ऑप्शन थोड़ा सा सही लग रहा है मामला, कि इसमें मामला बन सकता है, क्योंकि इसमें सब कुछ ठीक है। एक बार छोड़ लेते हैं, आगे जाते हैं कि भारत के किसी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा, अब बच्चे तो चुनाव थोड़ी लड़ सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 25 ईयर चाहिए चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा में। तो इसमें नागरिकों में बच्चे भी आते हैं, तो ये कट गया। अब ऑप्शन कौन सा बढ़िया, इनमें से आप आराम से कर सकते हो। एक बार बी को चेक कर लेते हैं कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है, वहां के किसी निवासी द्वारा। तो निवासी में भी वो चीज आ जाती है, निवासी में भी कई चीजें आ जाती है, बच्चे भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। सटीक नहीं है ये सटीक है, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, वैसे भी लोकसभा के निर्वाचन में यदि चुनाव लड़ना हो किसी को, तो वहां के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है, ठीक, ये बहुत जरूरी है। तो आंसर क्या हो गया, सी। तो ऐसे क्वेश्चन, ये बहुत इजी वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको गलत किसी भी कंडीशन पर नहीं करना है, लेकिन फिर भी गलत हो जाते हैं, कई बार प्रेशर में गलत हो जाते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं 57 में, ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं कि निम्नलिखित खतरों पर विचार करना है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में है, इसको देख लेंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे हम इंडिया का मैप बनाएं तो थोड़ा सा सही से आप मैप बना लोगे इजीली, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें, इंडिया का मैप बना लो, इसमें आसानी से दोनों चीज़ें शामिल है। कौन कौन सी, ये यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। मैं जब इंडिया का मैप बनाता हूँ बहुत फास्ट बनाता हूँ। जैसे मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना हो, तो मुझे यहाँ किसी को दिखाना नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इंडिया का मैप ऐसे बना दूंगा जल्दी से। दिख रहा है ना, थोड़ा सा सटीक बना लेते हैं कि कैसे बनाएंगे।
ये इंडिया का मैप बन गया, ठीक है। अब इसमें मैं पहले वाले हिमालय काउंट करूंगा, हिमालय कहाँ कहाँ है। तो मुझे पता है कि जैसे हम बात करें जम्मू कश्मीर की बात करें, जिस समय क्वेश्चन था उसमें जम्मू कश्मीर राज्य था, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर एक हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3 हो गए ना, और बाद में सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5, और इस तरफ नॉर्थ ईस्ट वाले लगभग आ जाएंगे कौन से, नागालैंड हो गए, अरुणाचल प्रदेश हो गए, मिजोरम हो गया, और कौन सा आ जाएगा, मिजोरम, मेघालय भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत। बाकी ये तो कंफर्म हो गया ना आपको कि 5 से ज़्यादा है, कम से कम इतना तो कंफर्म हो गया, कम से कम ये 10-11 राज्यों में हिमालय फैला हुआ है। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। दूसरे पश्चिमी घाट की बात करें, काउंट कर लो, गुजरात से लेकर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा 3, कर्नाटक 4, ठीक है, केरल 5 और तमिलनाडु 6। कम से कम 6 तो आएंगे, 6 राज्यों में लगभग फैला हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी 5 राज्यों वाला गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन अपने आप बच गया 3, देखो जहाँ पे ऑप्शन अपने आप 3 बच गया, बी। तो ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का तरीका बेहतरीन तरीका है ये, आप सीख गए होंगे, आज मजा आया होगा आपको कि एक नया तरीका आपने सीखा यहाँ से, ठीक है। एक बार देख लेते हैं आंसर 58 में बी आंसर है। तो ये तरीका है, देखो आप सटीकता के साथ जाओगे तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे नहीं। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग तरीके होते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का, ज्योग्राफी में ऐसे इस तरीके से लेना चाहिए, वहाँ पे जल्दी से आप बना सकते हो तो बना लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 59 में, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीटेशन होता है ऐसे क्वेश्चन, तो एक बार जरूर देख के जाना आपको कि ये बात कर रहा है जैव ऑक्सीजन मांग की बात कर रहा है, BOD, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात कर रहा है। तो ये किस चीज़ का क्या है, मानक है, किस चीज़ का एक मापदंड है, ठीक है। तो रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को मापने के लिए तो हीमोग्लोबिन वगैरह होता है, आज तक हमने ऐसा सुना नहीं, ठीक है। फिर कह रहा है वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, ऐसा भी सुना नहीं है। जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए, तो ये किसके, देखो मापदंड पूछ रहा है ना, स्टैंडर्ड किसके लिए मापन का ये क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पे उस तंगता क्षेत्रों में ऐसा कुछ सुना नहीं, जो उच्च एरिया होते हैं उनके लिए भी ऑक्सीजन स्तरों का आंकलन, ऐसा सुना नहीं हमने, ठीक है। वहाँ पे अलग मामला बनता है। तो ये वैसे भी कर सकते हो कि आपने NCERT पढ़ी है ढंग से, तो NCERT में डायरेक्ट दिया हुआ है, और थोड़ा बहुत लॉजिकल गेसिंग लगाना चाहते हो तो ये बहुत बढ़िया क्षेत्र है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए, ठीक है, उनके आंकलन के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो आंसर बिल्कुल सही है, सी 59 में। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखना, सी आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं जल्दी सी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखना कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन डायरकी सिद्धांत किससे निर्दिष्ट करता है, किसे निर्दिष्ट करता है द्वैत शासन। द्वैत शासन का मतलब क्या है, दोहरा शासन, आप थोड़ा सोचो ना कि दोहरा शासन, दो अलग अलग शासन, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये कह रहा है केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, तो ये तो दोहरा शासन कैसे हो गया, केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, तो ऐसा कुछ है नहीं। 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, ये थोड़ा बहुत हो सकता है कि हाँ केंद्र राज्य स्तर पर, ठीक है, देख लेंगे। 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में एक दिल्ली में होना, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रयोगों में विभाजन, ये थोड़ा सा लग रहा है, देखो इनको काट दिया, उनको काट दिया, 50-50 बी और डी में से एक अटेम्प्ट लेना है। तो केंद्र राज्य वाले में आज हमारे केंद्र राज्य संबंध, लेकिन हमने कभी सुना ऐसा द्वैत शासन वाला मामला, सुना अभी आपने, नहीं सुना। तो वैसे भी काट के डी आंसर हम ला सकते हैं, लेकिन इसको में भी एक हिंट दिया हुआ है वैसे भी कि डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविजंस इनटू 2 कैटेगरीज, ये मामला थोड़ा सही लग रहा है, और पढ़ने से भी आपको थोड़ा लग रहा है कि हाँ ये दोहरा शासन हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं 62 में, यहाँ पे आप देखना डी आंसर बिल्कुल सही है। तो ये तरीका है, आप छोड़ के नहीं आना यार, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो प्री कैसे निकलेगा। अटेम्प्ट लेना है, डरना नहीं है, कोशिश करो। बहुत सारे स्टूडेंट का मैं कमेंट देख रहा हूँ कि सर इस समय बहुत हाथ पांव फूलने लगे, डर लगता है, ये हो गया, क्या करोगे, मतलब डर लेके जाओगे तो वैसे भी प्री नहीं निकलने वाला। थोड़ा बहादुर बनो यार, इस समय कॉन्फिडेंस रखना है, कुछ नहीं होने वाला। मतलब यदि आप टेंशन लेके जाओगे तो आप कुछ नहीं आपका हो सकता है इस समय। जितना आप मोटिवेशन अपने आप के अंदर रखोगे उतना ही आपको फायदा मिलने वाला है। ये सबके साथ होता है, ये नेचुरल फिनोमिना है। इस समय मेरे साथ भी हो रहा है कि यार मतलब ऐसा लग रहा है, कभी कभी मन में ख्याल आते हैं कि प्री फेल नहीं कर जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल है, इसको निकाल दो बाहर, और मेहनत करना हमारा काम है, वही हमें करते रहना है, ठीक है। ये पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही के समाचारों में आए दबाव युक्त परिसंपत्तियों की धारणीय संरचना पद्धति। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान रखना इस बात का कि तुरंत इंग्लिश मीडियम में वाले पे आ जाना है क्वेश्चन पे। स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट की बात कर रहा है, ये स्कीम की बात कर रहा है कोई, मतलब ठीक है, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट की बात कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि यार ये इकोनॉमी वाला क्वेश्चन है, कम से कम ऐसे तो कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सही होंगे जो यदि आप ऐसा आकलन कर लेते हो। तो ये सरकार द्वारा निर्मित विकास प्रक्रिया, ये तो पारिस्थितिक तंत्र कीमतों पर क्या कर रहा है, तो कट जाएगा।
ये वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि इकोनॉमी वाला है। ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में सरकार की विनिवेश योजना है। तो विनिवेश योजना में ऐसा आपका मन करता होगा कभी कभी कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, लास्ट में क्या कह रहा है, ये सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वित इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का एक महत्वपूर्ण उपबंध है। तो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड का तो अलग, ये तो अपने आप में एक अलग चीज़ है, तो ये काट दो। ठीक है, और अब दो बचने जा रहे हैं आपके पास। ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के बारे में सरकार की विनिवेश योजना है, तो ऐसा कुछ इन विनिवेश को लेकर ऐसा कुछ कभी सुना नहीं हो आपने, तो इसको भी निकाल दो। तो ये आपके सामने बचेगा कि ये वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की एक स्कीम है। और S4A, यदि आपने मृणाल सर की वीडियो देखी तो वहाँ पे तो बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन कर रखा है। यदि और ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है तो उनकी वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर में 64 में। ठीक है, भी ही आंसर है। वैसे भी लग जाता है, याद रखना इकोनॉमी के क्वेश्चन छोड़ के नहीं, यानी आपका आंसर उसके अंदर छुपा होता है कभी कभी, ये देख लेना। ये वास्तविक घटनाएं को सामना कर रही घटनाएं, इसमें भी है दबाव, वहाँ पे भी है, ऐसा भी सोच सकते हो। दबाव युक्त परिसंपत्तियां, यहाँ पे भी वास्तविक घटनाएं को सामना कर रही कॉर्पोरेट का, ये भी दबाव में थोड़ा बहुत हिंट देता है, समझने की कोशिश रखना बस। आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं। ये देखो आसान क्वेश्चन है। ऐसे गवर्नमेंट स्कीम वाले क्वेश्चन इस साल भी देखने को मिलेंगे, अच्छे से देखने को मिलेंगे, तो इनको थोड़ा देख लेना आप। कहीं से भी विजन की आती है उनका देख लेना। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात कर रहा है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की बात कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है, जब बात करनी है हमें मृदा की मिट्टी के स्वास्थ्य की बात करनी है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार। अब यहाँ पे मिट्टी वाला स्वास्थ्य वाला कैसे सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार कर देगा, निकाल दो इसको। आगे कह रहा है मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आंकलन में बैंकों को समर्थ बनाना। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सेकंड भी कट गया, एक कट गया, दो कट गया, तो अपने आप 3 बच गया। कौन सा सही है इसको जरूर चेक लेना, आंसर कभी कभी यहाँ नहीं होता है, तो इसको भी देख लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पहचान लिया करो कि बात कर रहा है वो सॉइल हेल्थ कार्ड की और इधर उल्टी बात कर रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है, जिसका मतलब एक दूसरे से जुड़ा भी नहीं है, तो कैसे पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, इनको छोड़ना नहीं है। तो 72 में एक बार चेक कर लेते हैं, 72 में बी आंसर। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन हमारे हो गए, और आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसी तरह वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, आपका प्यार बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।